अच्छा, एक और चीज देखो, अभी जो बता रहे थे इसमें क्या, मान लो ऐसा होता, हम क्या बताए, जो प्रैक्टिकली कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सीपीयू टाइम से स्टार्ट होगा। इसके बाद कुछ भी आ जाए, सीपीयू आईओ कुछ भी आ जाए, लेकिन लास्ट में इंड भी होगा तो सीपीयू टाइम से ही इंड होगा। ये बात श्योर है? ये क्या है? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। देखो इसमें इंक नहीं है, इंक भरने वाले से बोलते हैं भैया से इसमें इंक डालिए, और चलो फिर प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। लेकिन मान लो कोई थ्योरेटिकली ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है, क्या क्वेश्चन, जो आईओ से स्टार्ट करवाया, बीच में कुछ भी सीपीयू आईओ का कुछ भी मिक्सचर है, और लास्ट में आईओ से इंड करवाया गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है आईओ से स्टार्ट किए सीपीयू से इंड किए, या सीपीयू से स्टार्ट किए आईओ पर इंड किए। पॉसिबिलिटी है ऐसा, बीच में कुछ भी है, सीपीयू आईओ रिपीट होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मान लो स्टार्टिंग में आईओ से स्टार्ट करवाएंगे, मल्टीपल प्रोसेस है, मान लो सबका आईओ टाइम है ऐसे ऐसे, तब जब हम लोग गेंट चार्ट बनाएंगे, तो देखें क्या, जीरो से जब स्टार्ट करना है, मान लो आईओ टाइम इसका 5 है, इसका 6 है, रेड पेन से लिखते हैं ज्यादा अच्छा से दिखेगा। ये मान लो 5 है, ये मान लो 6 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 8 है। आईओ टाइम है, ये आईओ टाइम से ही स्टार्ट हुआ है। तो अब यहाँ गेंट चार्ट में क्या हम लोग बनाते हैं, गेंट चार्ट में देखो मेरा मार्कर आ गया, लाओ मार्कर दो, डरा समा कि नहीं देना है, बताओ भैया कैमरा से डर रहे हैं, कैमरा के सामने लिखना है, कैमरा से डरना थोड़ा ही है। चलो फिर, तो यहां पर क्या हुआ, गेंट चार्ट जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो याद है ना, सीपीयू टाइम को केवल यहां दिखाते हैं ना, आईओ टाइम कहीं दिखा है? कहीं नहीं दिखा है। आईओ टाइम बैकग्राउंड में रन करता है, यहां पर केवल और केवल सीपीयू टाइम ही रन करता है। ठीक, अब जब आईओ से स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, तो सीपीयू तो है ही नहीं, क्या करेंगे, पहले ही आईओ कंप्लीट करवा लेते हैं। हाँ, और जब सीपीयू टाइम आएगा तब सीपीयू को जीरो से स्टार्ट करेंगे, सही ना। मान लो आईओ टाइम से कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया कि आईओ टाइम है, तो क्या किए, सबका आईओ पहले कंप्लीट करवा लिए, और फिर जब सीपीयू टाइम आया, इसके आगे का गेम आया, जब सीपीयू टाइम आया जब, तब क्या किए, जीरो से सीपीयू को स्टार्ट करवाए, फिर आगे रन करवाए। ठीक, तो ऐसा करोगे तो नंबर मिलेगा 0। चलो एक क्वेश्चन ही छोटा सा बना लेते हैं, छोड़ो एक क्वेश्चन ही बना देते हैं, रखो, जरूरी है तो ये क्वेश्चन के साथ देखेंगे, ज्यादा बेटर समझ आएगा ये चीज। एक छोटा सा ही क्वेश्चन बनाएंगे ताकि गेंट चार्ट कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ऐसा केस में, वो देखने के लिए। चलो फिर क्या करते हैं, P1 P2 P3 तीन ही प्रोसेस लो, ज्यादा लेंदी क्यों करें। चलो यहां आया, ये क्या हो गया, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, उसके बाद में आईओ टाइम एक है, एक और क्या है, सीपीयू टाइम, और इंड भी आईओ से ही कर रहा है मान लेते हैं, और क्या,
ये क्या टोटल हो गया यहां से यहां तक का एग्जीक्यूशन टाइम। इसके बाद क्या हो गया, क्या करेंगे इसके बाद लाएंगे कंप्लीशन टाइम आएगा जब भी है। इसके बाद क्या आएगा, टर्न अराउंड टाइम तो फाइंड कर ही लेंगे यार, इतना सारा किए हैं। कंप्लीशन माइनस अराइवल, कंप्लीशन माइनस अराइवल करना है तो फाइंड कर लेंगे, तो इसको हटाते हैं। ठीक, काम का चीज है वही देखेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, टाइम बर्बाद करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो चलो कंप्लीशन टाइम हो गया। अब यार इस टेबल को फिल करते हैं कुछ डेटा से। मान लो इसका अराइवल टाइम 2 है, 1 है और ये मान लेते हैं 0 है। या 0 नहीं तो चलो इसको भी कुछ और ही मानो, 3 है। मैक्सिमम जो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है क्वेश्चन में वो सब लेकर रिकंसीडर करके एक साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आईयू टाइम 5, 7 और इसको 10 कर लो। सीपीयू टाइम 8, 5, 3, यहाँ 20, 15 और 7। चलो इसको करते हैं सॉल्व। देखना ध्यान से देखना, कोई ज्यादा वैसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक छोटा सा वेरिएशन था इसके लिए क्वेश्चन रखे हैं। तो अब क्या देख रहे हैं, अराइवल टाइम कितना है, अराइवल टाइम 0 में कोई भी नहीं आया है। हाँ, फिर क्या देखेंगे, आईयू टाइम कितना, 5 है, 7 है, 10 है। मतलब सीपीयू टाइम 5 के बाद ही आएगा P1 का, ये सब का इसके 7 के बाद, इसका 10 के बाद सीपीयू टाइम आएगा। तो एक ऑप्शन था कि जब 0 पर गेंट चार्ट में 0 लिखने का मतलब होता है सिस्टम में स्टार्ट हो गया, प्रोसेसर रेडी है, प्रोसेसर को कोई प्रोसेस मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा वो। मतलब यहां पर इसका मतलब है, लिख देते हैं यहां पर प्रोसेसर रेडी टू एग्जीक्यूट। प्रोसेस आएगा एग्जीक्यूट करेगा, नहीं आएगा आइडियल बैठेगा, लेकिन आएगा तो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ क्या एग्जीक्यूशन होगा, इसमें यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सीपीयू टाइम। यही होता है ना गैंट चार्ट में, यहाँ केवल और केवल सीपीयू टाइम होता है, सीपीयू टाइम यहाँ होगा। तो क्या देखेंगे कि भाई पहले तो आईओ टाइम ही है ना सब में, सीपीयू टाइम तो बाद में आया है ना, सीपीयू टाइम बाद में आया है। देखिए रास्ता क्या है कि इसको प्रोसेसर को स्टार्ट करने के पहले ही सबका आईओ कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद कौन आ रहा है सबसे पहले, इसका सीपीयू आ रहा है। तो P1 को यहां से ही शेड्यूल करते हैं, और 8 है ना, 8 के लिए रन करवाते हैं। ठीक, ये कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ FCFS के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आया पहले ये है, लेकिन इसका आईओ टाइम ज्यादा है, तो ये ज्यादा लेट में सीपीयू कर रहा है, इसलिए ये नहीं आकर ये पहले आ गया सीपीयू टाइम, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां से किए तो क्या बोले हम कि प्रोसेसर आने के पहले हम आईओ टाइम यहां ही कंप्लीट कर लिए, सबका आईओ टाइम। ऐसा नहीं कर सकते हैं, जान लो। ये जो प्रोसेसर स्टार्ट के पहले आईओ टाइम करने का सोच है, ये सोच गलत है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर अवेलेबल है, इसका मतलब है कि सिस्टम ऑन हुआ,
सिस्टम ऑन किए बिना तुम कैसे कर सकते हो आईओ? आईओ में कहां से आया था? आईओ में कहां से आया था कोई चीज? हालांकि आईओ तो स्टार्ट से होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आईओ में आने के लिए पहले रेडी में तो आना ही पड़ेगा ना। रेडी स्टेट है, इसमें तो आना पड़ेगा। मतलब कि मेन मेमोरी में ये सब है ना, प्रोसेस क्रिएशन होगा तभी ना अपना आईओ या सीपीयू कुछ भी करे। प्रोसेस को क्रिएट कराओगे या नहीं करवाओगे? इसके पहले तुम जा रहे हो, मतलब तुम प्रोसेस को क्रिएट ही नहीं करवा रहे हो। अभी प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ है, उसके पहले तुम आईओ टाइम कर ले रहे हो, तो गलत है ना ये। क्यों गलत है समझ गए? कि प्रोसेस क्रिएट तो होना ही है। एक बार क्रिएट हो गया मतलब सीपीयू स्टार्ट हो चुका। क्रिएट हुआ मतलब अराइवल टाइम आ गया, तो क्या हुआ? सीपीयू स्टार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद ही तो देखेंगे हम। तो इसके पहले नहीं करना है, तो कैसे करना है? ऐसा केस में इसको मान लो एफसीएफएस की जगह अगर लेते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव है। ये क्या है? एफसीएफएस खुद में ऐसे भी नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, फिर भी लिख लिए चलो। नॉन प्रीएम्प्टिव ऐसे भी ये रहता ही है, बाय डिफॉल्ट है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले जो आया है तो पहले होगा। अब आने का अराइवल टाइम चेंज थोड़ी कभी होता है, अराइवल टाइम सेम ही होता है। तो देखो क्या है, इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं पहले। ये सब चीज नहीं करना है, ठीक ना? ऐसा नहीं जो हम कुछ बताए तुम कुछ और कर लिए हो, आंसर मार्क कर लिए, लास्ट में बोल रहे हो कि जो यार गलत बता दिया गया वीडियो में। नहीं, जो बताया गया है उसको समझो क्या बताए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। चलो तो अब यहां पर क्या है, ब्लू भी लेते हैं। यहां पर क्या है, A1 पर आया, A2 पर आया, A3 पर आया। 0 में कोई प्रोसेस है अवेलेबल? नहीं है, नहीं है ना अवेलेबल। कब अवेलेबल हुआ पहला प्रोसेस? पहला प्रोसेस P1 है जो O1 पर अवेलेबल है। मतलब O1 तक तो तुम सीपीयू को आंख बंद करके वेट करवाओ, आइडियल स्टेट में है। O1 तक सीपीयू आइडियल है। क्यों? कोई प्रोसेस ही नहीं है, सिस्टम को तो ऑन कर लिए हम, प्रोसेस नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है? ये वेट कर रहा है, सीपीयू आइडियल है। O1 पर आया तो क्या करेगा? अपना आईओ टाइम करेगा। कैसे करेगा आईओ टाइम? तो आईओ टाइम के लिए, आईओ टाइम एक से ज्यादा कर सकता है क्या पैरेलल में? आईओ टाइम एक से ज्यादा प्रोसेस अपना आईओ टाइम कंप्लीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अभी बताए थे कि आईओ टाइम पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकता है, आईओ का ओवरलैपिंग हो सकता है। यहां ऑलरेडी हम लिख भी देते हैं, आईओ कैन बी overlapped as much as possible। जितना ओवरलैप करना चाहते हो कर सकते हो। ये हम दे दिए कि मेरे पास इतना मेमोरी अवेलेबल है कि आईओ जितना भी प्रोसेस है सबको तुम ओवरलैप कर लो। तो इसमें क्या देखे, एक कहाँ है? O1 पर है। O1 पर कौन आया? P2 आया है। P2 अब क्या करेगा? P2 यहाँ आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पहले आईओ टाइम करना है ना, पहले स्टार्टिंग ही आईओ टाइम करना है। तो क्या हुआ? O1 आईओ टाइम में किया, O1 किया तो कितना बना? ए बन गया 6। तो यहां से O1 तक में फिर से सीपीयू को आइडियल किए हैं। रेड से जो आइडियल है ये आईओ टाइम के चलते आइडियल है, जान लो। ब्लू से प्रोसेस आया ही नहीं था। ब्लू का जो शेडेड रीजन है, शेडेड पार्ट है, उसका मतलब प्रोसेस ही नहीं अवेलेबल था। यहां पर क्या है? प्रोसेस अवेलेबल है लेकिन वो अपना आईओ टाइम कर रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन
मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया ऐसा, तब कैसे करेंगे उस केस के लिए हम बता रहे हैं। जो रेड से जो शेडेड पोर्शन है, रेड से जो पोर्शन को शेड किए हैं, इसका मतलब है कि आईओ टाइम कंप्लीट कर रहा है उस ड्यूरेशन में प्रोसेस, इसलिए यहाँ कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 6 हो गया, ए कितना बन गया, ए 2 बन गया। अब 1 से 2 हुआ, 1 के लिए करवाए, ये 7 से 6 बना। अब 2 पर एक और प्रोसेस देखो, P1 भी आया है, P1 आया ना, 2 पर आ गया ना, तो ये भी आईओ करेगा ना, दोनों पैरेलल करेगा, क्या दिक्कत है। तो एक फिर से करवाए वेट, 1 यूनिट टाइम सीपीयू को फिर से वैसे ही वेट में रखे हैं, प्रोसेसर को आइडियल रखे हैं, 1 यूनिट टाइम, 2 से 3 हो गया अब टाइम। तो ये 6 से कितना हुआ, 5 हो गया, ये 5 से 4 हो गया। अब जब 3 हुआ तो देखो एक और प्रोसेस P3 भी आ गया है, उसका भी आईओ टाइम है स्टार्टिंग में, तो क्या करेगा, वो अपना आईओ टाइम करेगा। ठीक, तब 3 से कब तक आईओ टाइम करेगा, अब तो तीनों प्रोसेस आ चुका है, P1 P2 P3, जब 3 टाइम यूनिट हुआ था तब सब प्रोसेस आ चुका है, सबको पैरेलली में आईओ करवाएंगे, क्या दिक्कत है। तो पैरेलल में आईओ कब तक करेगा, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 10 है। सबसे मिनिमम किसका है, P1 का है, मतलब सबसे पहले सीपीयू के पास में कौन जाएगा, P1 ही जाएगा, P1 ही जाएगा ना। तो इसका 4 कंप्लीट करते हैं, ए हो गया 0, इसका 4 किए तो ये बच गया 1, देखो इसी का 1 हम लिखे हैं, जगह यहाँ नहीं था तो यहाँ लिखे हैं, 5 से 4 कंप्लीट करके 1 यहाँ लिखे। ये 10 से 4 कंप्लीट करके कितना आया, 6, तो फिर से 4 यूनिट टाइम फिर से आइडियल रखेंगे सीपीयू को, तो 4 यूनिट टाइम में कितना हो गया, 4 3 7। अब 7 पहुंच चुका है, 7 ही आया ना, हाँ देखो 7 कैसे आया, अच्छा आईओ टाइम नहीं, इसका एक बचा है, हाँ सही है, इसका एक बचा है, एक कंप्लीट कर लिया। अब 7 आया, यहां पर क्या है, P1 अपना सीपीयू के लिए रेडी हो चुका है। अब P1 अपना सीपीयू टाइम कंप्लीट करने के लिए रेडी हो चुका है, ये दोनों नहीं है अवेलेबल, क्यों, इसका आईओ टाइम 1 बचा है, इसका 6 बचा है आईओ टाइम, तो आईओ टाइम अपना करेगा। तो ये क्या है, नॉन प्रीम्प्टिव है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसका अराइवल टाइम इसका पहले है, पहले इसको आना चाहिए था, लेकिन अपना आईओ टाइम में वो बिजी है, तो क्या होगा, P1 शेड्यूल हो जाएगा, P1 अवेलेबल है, प्रोसेसर के लिए तो अवेलेबल है ना, P1 आया है लेट में ही, लेकिन प्रोसेसर के लिए अवेलेबल है। एक बार P1 जब लेकिन शेड्यूल हो जाएगा तो P1 को प्रीम्प्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों, नॉन प्रीम्प्टिव है। तो क्या करेंगे, P1 को यहां शेड्यूल किए, P1 को यहां शेड्यूल किए, तो P1 को जब यहां शेड्यूल किए हैं तो क्या देखेंगे, P1 का सीपीयू टाइम कितना है, P1 का सीपीयू टाइम है 8, मतलब 8 यूनिट टाइम के लिए वो रन करेगा। 8 टाइम के लिए 7 से 8 और रन किया, मतलब 15 हो गया। 15 में P1 का सीपीयू टाइम खत्म हो गया, तो ये 8 जब रन कर रहा था, ये लोग भी अपना आईओ टाइम करेगा, इसका कितना था आईओ टाइम, 1 था, कब का खत्म हो गया, लेकिन ये चाह कर भी प्रीम्प्शन नहीं करवा सकता था P1 को, क्यों, नॉन प्रीम्प्टिव है। अगर प्रीम्प्टिव होता, एक के बाद फिर चेक करते इसको, फिर देखते इसको एक रन करवाते और फिर से चेक करते, जैसे पहले करते हैं शेड्यूलिंग अलगो में, बस वही टेंशन करवाते फिर शेड्यूल करते, बस वही चलता है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसका 6 है, 8 के लिए रन करवाए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों अवेलेबल है सीपीयू के लिए, P1 क्या करेगा, आईओ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आईओ गेंट चार्ट में आता ही नहीं है, आईओ बाहर अपना आईओ स्टेट में करता है, आईओ वेट स्टेट में करता है वो। तो इसके बाद कौन आएगा, ए भी अवेलेबल है और ए भी अवेलेबल है इस इंस्टेंट टाइम में, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो पहले
किसका है अराइवल टाइम कम, इसका अराइवल टाइम कम है, और सीपीयू के लिए भी रेडी यही है, 1 ही इसका करना था, ये 6 किया था ना, पहले यही अवेलेबल था ना, मतलब P2 पहले शेड्यूल होगा, P2 और P3 में P2 पहले आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया P2। तो जब P2 आया यहाँ पर कितना के लिए रन किया, 5 यूनिट टाइम के लिए। तो 5 के लिए रन किया तो क्या कितना हुआ, 15 + 5 20। तो P2 एक कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जब P2 ये कंप्लीट कर रहा था तो P1 क्या कर रहा होगा, ये अपना आईओ टाइम कर रहा होगा ना। जब P2 ये करेगा सीपीयू टाइम, P1 अपना आईओ टाइम तो कर ही सकता है, तो P1 भी अपना कर रहा था। तो ए कितना हो, 20 से घट के कितना बन गया, अब ए बन गया 15। फिर उसके बाद P2 के बाद कौन आएगा, P2 के बाद P3 आएगा, सीपीयू टाइम इसका बचा है। तो P3 आया, P3 आया, कितना सीपीयू टाइम इसका है, 3 है। तो 20 से 3 करवाया तो कितना हुआ, 23। 23 में ये खत्म हो गया। लेकिन जब ये 3 कंप्लीट कर रहा होगा, P1 क्या करेगा, P1 भी अपना आईओ 3 और कंप्लीट करेगा, ये बच गया कितना, 12। ये भी अपना कंप्लीट करेगा ना 3, क्योंकि ये तो यहाँ सीपीयू टाइम खत्म हो गया है, अब आईओ में आ चुका है। ये भी कम होकर कितना हो गया, 12, 3 कंप्लीट किया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सब अपना आईओ टाइम करेगा, क्योंकि आईओ ही बचा है ना, सीपीयू सब खत्म हो चुका है। तो कंप्लीशन टाइम अगर लिखना रहे तो सीपीयू टाइम तो खत्म हो गया है, सीपीयू टाइम खत्म हो गया ना P1 का। P1 का सीपीयू टाइम कब खत्म हुआ है, 15 पर खत्म हो गया है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना लिखेंगे, 15। P2 का कितना लिखेंगे, देखो 20 पर खत्म हुआ, तो P2 का 20। फिर P3 का 23 हुआ, तो P3 का 23। कंप्लीशन लिख दिए, टर्न अराउंड टाइम लिख लेंगे, वेटिंग टाइम लिख लेंगे, आंसर जो भी है टिक मार्क लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन में अवेलेबल था, तुम जो आंसर लाए हो ये ऑप्शन में अवेलेबल है। जो क्वेश्चन सेट करने वाला आदमी है बैठा, वही ऑप्शन दिया है, ये तुम्हारे तेज दिमाग को समझ गया पहले ही, क्या तुम आवारागर्दी कर सकते हो। तुम क्या जान रहा था, तुम इसका सीपीयू टाइम कंप्लीट करवाओगे, इसका कंप्लीशन टाइम लिखकर पूरा कैलकुलेशन ले आओगे। यहाँ ऑप्शन दे दिया था, तुम टिक लगाकर चले आए हो। एक और तुम्हारा दोस्त है, तुम उससे पूछे हो इसका आंसर कितना आया, तुम यही आंसर बताया कि यही आया था, ऑप्शन में था। तुम लगे नहीं मेरा तो कुछ और आया था, तुम कह नहीं नहीं हम किए वही आंसर था। बोला वो बोला कि हाँ ऑप्शन में था, लेकिन आंसर कुछ और आ रहा है, कुछ और भी एक ऑप्शन था और उसका एक्चुअल आंसर भी वही है। वो क्या किया, वो तुमको बताया क्या कि P1 15 में क्या 15 कंप्लीशन टाइम जो लिखे हैं 15 में क्या कंप्लीट किया था, P1 अपना सीपीयू टाइम कंप्लीट किया था, इसका टोटल एग्जीक्यूशन नहीं कंप्लीट हुआ था। उसके बाद इसका आईओ टाइम कौन करवाएगा, प्रोसेस एंड कहाँ हुआ है। कंप्लीशन मतलब क्या होता है, कंप्लीशन का मतलब क्या होता था, जो रनिंग स्टेट से कंप्लीशन में जाना, जो टर्मिनेशन स्टेट था वहां जाना। जब एक बार टर्मिनेशन स्टेट में चला गया, एक बार रनिंग से टर्मिनेशन में चला गया, यही होता है ना कंप्लीशन टाइम। ये जो टाइम है जिस टाइम में जाता है, तुम क्या किए हो, तुम रनिंग एक खत्म किया है, उसके बाद में आईओ में आया है, आईओ काम कर रहा है, तुम उसको कंप्लीशन टाइम लिख दिए हो। तुमको कितना मिला, तुमको मिला -2.66। बोलोगे माइनस कैसे, 2.66 कभी इतना होता ही नहीं नेगेटिव मार्किंग। तो 0.66 नेगेटिव मार्किंग था, और 2 जो तुम्हारा ओरिजिनल प्लस में आ रहा था वो भी तो चला गया। मतलब तुम्हारा एक अच्छा कॉलेज का ब्रांच छूट गया है, या हो सकता है कॉलेज भी एक छूट गया ये क्वेश्चन से। इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है। तो क्या करना है, देखो ये प्रोसेस गलत है, याद रखना, ठीक। इसीलिए क्वेश्चन बता रहे थे, ये क्वेश्चन बताने का मेन मकसद मेरा यही था, नहीं तो कुछ और बताए होते अभी। तो क्या करेंगे, आईओ टाइम कंप्लीट करवाएंगे, तब कंप्लीशन टाइम लिखेंगे, क्योंकि आईओ उसका पार्ट है ना।
आईओ एग्जीक्यूशन का पार्ट है, इसीलिए तो ये डेटा को, ये जो बहादुरी का डेटा था जल्दी जल्दी में सॉल्व करने वाला, इसको रब कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे गलती, जान लो, ऐसा गलती नहीं करना। ऐसा बहुत सारा गलती एग्जाम में होगा। ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं करना, तुमको सब प्रोसेस पता है, फिर भी जल्दी में तुम गलती करके चले आए हो। ये गलती नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बना है ना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं लिया है, कम से कम वो टाइम तो नहीं लिया था ना। तो अब देखो क्या करना है। जब P3 कंप्लीट हुआ था, तो P3 जब अपना सीपीयू टाइम कंप्लीट किया था, तो क्या था, P1 का 12 यूनिट टाइम आईओ बचा था, इसका भी 12, इसका भी आईओ बचा था। तो 15 तो यहाँ है P1 का। 15 के बाद में यहाँ तो कुछ आईओ और भी किया है कंप्लीट। 23 जब टाइम हुआ था, ए टाइम में P1 के लिए कितना कंप्लीशन टाइम लगेगा, 23 में इसका 12 बचा था अभी, मतलब कि इसका कंप्लीशन टाइम कितना होना चाहिए, 23 प्लस जितना बचा है, बचा कितना है 12, तो बचा कितना है 12, टोटल कितना हो गया 35। इसका कंप्लीशन टाइम हुआ 35। समझ गए ना। एक और बताएंगे फिर अच्छे से समझोगे। फिर आया बात P2 का। P2 का बात आया। P2 अभी कितना बचा है 12। 23 पर इसका कितना बचा था 12 बचा है, मतलब 23 के बाद में 12 तक ये आइडियल था प्रोसेसर, सीपीयू आइडियल था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आईओ टाइम किया जा रहा था कितना 12 तक में। कौन कौन कर रहा था, P1 और P2 कर रहा था। तो यहां कितना हुआ 23 प्लस 12 मतलब 35। ये दोनों का 35 हो गया, इसका भी 35। तो बोलो P3 कहाँ गया, P3 केवल 7 यूनिट में ही कंप्लीट कर लिया, तो P3 कहाँ आएगा। इसके बाद 7 यूनिट ही जब हुआ था, तो ये आया था P3 का। तो P3 का कितना हुआ 23 प्लस जितना बचा है, कितना बचा है 7 बचा है, तो 7 आ गया। 23 प्लस 7 तो कितना हो गया, ये 30 हो गया। तो कंप्लीशन टाइम कितना हुआ 30। ये हुआ कंप्लीशन टाइम तीनों का। यही बताने के लिए क्वेश्चन हम बताए हैं, मेरा पर्पस यही था। एक बार अच्छे से देखो। उसके बाद जब कंप्लीशन टाइम आ गया, तो टर्न अराउंड टाइम फाइंड कर लोगे, कंप्लीशन माइनस अराइवल। उसके बाद वेटिंग टाइम कर लोगे, बस यही है। रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स टाइम कर लो। रिस्पॉन्स का मतलब कहां से आएगा, रिस्पॉन्स मतलब कि सीपीयू टाइम का रिस्पॉन्स, आईओ का रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स मतलब गेंट चार्ट में जो टाइमिंग आया है पहला रिस्पॉन्स का, प्रोसेसर कब उसको रिस्पॉन्ड किया है वो टाइम लेना है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब सीपीयू जब रन कर रहा था, रनिंग स्टेट में आ गया एक प्रोसेस, तो पहला रिस्पॉन्स जो मिला है वो टाइम रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम होगा। वो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम करोगे तो क्या आएगा, रिस्पॉन्स टाइम आएगा। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए एक कॉलम बनाओ, कॉलम बनाओ, वेटिंग टाइम फाइंड करो, और उसके बाद क्या है रिस्पॉन्स टाइम फाइंड करो। सबका एवरेज के लिए क्या करोगे, ऐड करके टोटल आएगा, डिवाइडेड बाई प्रोसेस कितना है 1 2 3, 3 प्रोसेस है 3, वो क्या हुआ एवरेज आ गया। सेम टर्न अराउंड टाइम में भी एवरेज निकालो, वेटिंग टाइम में भी एवरेज निकालो, रिस्पॉन्स टाइम का भी एवरेज निकालो, बस यही क्वेश्चन ही है। इसमें क्या था, आईओ सीपीयू आईओ जो पैरेलल में ऐसा है अगर कोई क्वेश्चन में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, यही है ना। तो यही है, इतना टाइप का ही क्वेश्चन है। अब दूसरा शेड्यूलिंग एल्गो देखेंगे कोई और।
बस देखो, जो भी चीज बताते हैं ना, उसमें बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो पहले से पता होगा। नहीं, कभी कभी कुछ कुछ ऐसा चीज आएगा जो नहीं पता है, उसको समझ लेना बस, और कुछ नहीं है। किसी को हो सकता है उसमें 2 नया चीज मिल जाए, किसी को 4 नया चीज मिल जाए, लेकिन जो भी नया आए उसको स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि टाइम दे रहे हो ना पढ़ने में, वीडियो देख रहे हो ना, तो जब टाइम दे रहे हो तो सीख जाना है। पर्पस यही है ना, कुछ भी करो। कोई क्रिकेट खेलता होगा, कोई वॉलीबॉल खेलेगा, कोई फुटबॉल खेलेगा, कोई जिम जाने का होगा, बहुत सारा म्यूजिशियन होगा म्यूजिक के लिए, कुछ और करता होगा। किसी को हो सकता है गेट नहीं करना हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए देख रहा हो, कुछ भी करना है। अगर देख रहे हो वीडियो तो उस चीज को अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि एक बार अच्छे से थ्योरी को समझ जाओगे ना, तो सब्जेक्ट का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कि आखिर ये सब्जेक्ट का फ्लो क्या है, कैसे कैसे काम कर रहा है। बहुत छोटा छोटा चीज ही रहता है जो कि कनेक्ट करता है एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से। क्यों? क्योंकि जो मेजर चीज है वो टॉपिक के अंदर ही आ जाता है, जो कनेक्ट करने का होता है वो बहुत छोटा चीज ही रहता है। जब वो ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज को जान जाओगे ना, पूरा सब्जेक्ट ही इंटरकनेक्टेड दिखेगा। भूलोगे नहीं, जल्दी भूलोगे नहीं, वही एग्जाम में काम आएगा। जो चीज पढ़ाई करके भूल जाओगे वो एग्जाम में नहीं काम आता है। तुम्हें फील आएगा क्वेश्चन देखकर कि अरे यार ऐसा पढ़े थे। नहीं, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई तुमसे एक्सप्लेनेशन कौन, दोस्त को ही बता सकते हो। पढ़े थे, नहीं याद रहा, नहीं बन पाया, दोस्त थोड़ा सिंपैथी दे देगा। उसमें कोई बदमाश दोस्त मिल गया, बोले यार तुम पढ़ा ही नहीं था, झूठ बोलता था केवल, तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करेगा आदमी। ये ह्यूमन नेचर है। दोस्त तो छोड़ो, घर वाले पेरेंट्स बोलेंगे, तुम कितना भी बताओगे नहीं पढ़े थे, ये चीज नहीं बना पाए, पढ़ा हुआ था मेरा, भूल गए, फिर भी नहीं बिलीव करेंगे। उनको क्या लगेगा कि पढ़ा नहीं, पैसा बर्बाद किया। क्यों? कि बहुत मेहनत से वो पैसा अर्न करते हैं और तुमको पैसा देते हैं। नहीं तो कभी देखना है ऐसा, जितना कॉस्टली तुम अपना कपड़ा खरीदते हो, कुछ भी चीज खरीदते हो अपने लिए, मोबाइल रखते हो जितना कॉस्टली, या कोई भी चीज ऐसा हो, जनरली जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं वो नहीं रखते हैं उतना कॉस्टली। तुमको वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं, खुद सफर करके, वो स्ट्रगल करके भी चाहते हैं कि तुम अच्छे से रहो, अच्छा जगह एजुकेशन मिले तुमको। और एजुकेशन आज के डेट में बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। हालांकि ये वीडियो लेक्चर बनाने का जब स्टार्टिंग सोचे थे तो उस समय भी एक मोटिव था कि गेट एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अगर किसी अच्छे सिटी में घर नहीं है, सिटी में क्या है, कोचिंग तो मिल जाएगा, तो घर से आना जाना हुआ, क्या है, केवल कोचिंग का फी देना पड़ा। हालांकि वो फी भी ऑफलाइन का बहुत ज़्यादा है, वो फी भी ऑफलाइन का बहुत ज़्यादा है। प्लस में होता क्या है, तुम स्टार्टिंग के सब्जेक्ट का अगर 5 दिन सही से नहीं पढ़ पाओगे ना, पूरा सब्जेक्ट तुम्हारा छूट जाएगा। क्यों? 8 दिन 10 दिन का सब्जेक्ट ही होगा, मैक्सिमम 12 दिन चलेगा सब्जेक्ट। 2-3 दिन भी स्टार्टिंग का खराब हुआ ना, वो खेल खत्म है उसका। यहाँ क्या है ऑप्शन, तुम 2-2 वीडियो करके, एक एक वीडियो देखकर, कभी नहीं टाइम मिला किस दिन नहीं भी देखे, अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल करके पढ़ सकते हो। और घर में नहीं पढ़ पाते हो
तो नियर बाई में अगर लाइब्रेरी है, कॉलेज में हो, कॉलेज का लाइब्रेरी है, कहीं भी जाओ लैपी होता है, लैपी में देखो, या मोबाइल है मोबाइल में देखो, मोबाइल ऐप भी है, इसलिए आराम से वहाँ पढ़ाई कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका कि बीटेक खत्म हो गया होगा और बीटेक खत्म होने के बाद उनको जॉब नहीं मिला होगा, उनको जॉब नहीं मिला होगा, कुछ भी रीजन रहा हो, नहीं पढ़ाई कर पाए, अच्छा इन्वॉल्वमेंट नहीं था कॉलेज का, या कोई भी ऐसा चीज रहे, लेकिन जॉब नहीं मिला होगा। अब क्या होता है ना, आज के डेट में कंपटीशन तो सच्चाई में बहुत ज़्यादा है, जॉब के लिए कंपटीशन है, ऑब्वियसली है, लेकिन पेरेंट्स मतलब जितना उम्मीद किए रहते हैं जॉब नहीं लगने से, उतना ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या पढ़ाई कर रहा है, जॉब नहीं लग रहा है इसका। उनको उम्मीद होता है क्या कि नहीं, कोई डिग्री लिया है, बीटेक कर रहा है, कम से कम बीटेक वालों से तो इतना उम्मीद रहता ही है। बाकी भले ही मार्केट में ऐसा हो गया हो कि बीटेक वाले को समझते हैं वो बीटेक की हो, इंजीनियर, वो इंजीनियर में ओ कर देते हैं। वो भी जानते हैं कि कुछ बहुत अच्छे इंजीनियर हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा कॉलेज है, उतना जॉब नहीं है, प्लस में उतना क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जो लोग घर में भी हैं, अब कॉलेज तो खत्म हो गया, क्या करो, जो भी लेक्चर है ना, उस लेक्चर को अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से। हम हर चीज को बहुत अच्छे से बताएंगे, जो भी छोटा छोटा डिटेल है, जो भी डिटेल होगा छोटा छोटा, हम हर चीज को बताएंगे। तुम्हारा काम क्या है, वीडियो देखना, नोट्स अवेलेबल है ऑलरेडी, उस नोट्स को रिवीजन करना, उस नोट्स में भी नीचे स्पेस दिया गया है, नोट करके उसमें जो अपना एनालिसिस कुछ भी हुआ है उसको लिखना। क्यों, जब रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन टाइम में एक खुद का लिखा हुआ नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि यहां वही चीज लिखा हुआ है जिसमें तुमको कंफ्यूजन हुआ था, तो सिंपल याद आ रहा है वो चीज क्यों लिखोगे। जो इंपॉर्टेंट चीज था, जो तुमको लगा कि नहीं लिख लेते हैं कहीं बाद में भूल न जाए, वही सब यहाँ लिखा हुआ है नोट में। तो इसीलिए बता रहे हैं अच्छे से रिवीजन करना, नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करना। जब नोट्स रिवाइज हो जाए, एक बार नहीं 4 बार करना। कभी ऐसा लगे कि कोई नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टॉपिक का फिर से ओरिजिनल वीडियो देखना, ओरिजिनल वीडियो फिर से वो टॉपिक का देखना। कब, जब रिवीजन के ड्यूरेशन में हो तब। ऐसा नहीं कि कंप्लीट सिलेबस देखोगे, कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है, देख सकते हो, मेरा क्या है, कुछ नहीं होगा। तुम एक बार नहीं 1000 बार वीडियो को देखो, लेकिन तुम्हारा टाइम किल होगा उसमें, क्योंकि वीडियो का एक स्पीड है। वीडियो का मान लो अगर 1 घंटे में हम 2 क्वेश्चन बताए, तो 1 घंटे में तुम 2 क्वेश्चन ही सीखोगे। लेकिन अगर पढ़ा हुआ है तुम्हारा, तो 1 घंटे में कितना सीखोगे। हो सकता है जो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन को तुम रिवाइज कर लो, 4 टॉपिक 5 टॉपिक रिवाइज कर लियो है, अच्छा से अगर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन टाइम कमेगा। और जान लो, एग्जाम में अच्छा नंबर, एग्जाम के लिए गुड मार्क्स है, जो यहां क्या है, रिवीजन टाइम। तो रिवीजन टाइम जैसे जैसे मिनिमाइज होगा, जैसे जैसे मिनिमाइज करोगे रिवीजन टाइम को,
वैसे वैसे तुम्हारा मार्क्स अच्छा आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। ये क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि रिवीजन टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारी चीज दिमाग में स्टोर है, बहुत सारी चीज समझा हुआ है। इसलिए नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, वीडियो को नहीं, नोट्स को। नोट्स में जो चीज नहीं समझ में आया, मान लो कोई पार्टिकुलर टॉपिक है तो नहीं समझ में आया, उसको क्या करेंगे? उसको स्टार मार्क कर लेंगे, और वो टॉपिक को जो जो नहीं समझ में आया है वो सब टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे, मेन वीडियो में देखेंगे। फिर तुम जब रिवाइज करोगे दूसरी बार, फिर क्या होगा? हो सकता है 2-4 टॉपिक फिर से ऐसा रहे जो कि नहीं रिकॉल हो रहा है, जिसमें कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो स्टार मार्क होगा, जिसको दोबारा वीडियो देखे हो वैसा टॉपिक भी मिलेगा। कुछ हो सकता है फ्रेश टॉपिक मिल जाए जो फिर से तुम भूल गए हो, फिर से उसको ओरिजिनल वीडियो से रिवाइज करेंगे। लेकिन वीडियो का वही यूज है, एक बार थॉरली अच्छे से पढ़ो, हर चीज समझो, दोबारा जो आ रहा है उस चीज को नहीं देखो, वीडियो कोई बेनिफिट नहीं है। एक बार समझो, बहुत अच्छे से ढंग से समझो। सेकेंड टाइम जिसमें दिक्कत है, जहां जहां कंफ्यूजन हुआ है, जो जो मार्क किए हो रिवीजन टाइम में नोट्स में, बस उसी का टारगेटेड वीडियो देखना है, वही टॉपिक का। इससे क्या होगा? इससे टाइम सेव होगा, वो टाइम किसी और सब्जेक्ट में तुम दे सकते हो। समझ गए हो बात को? इसलिए पूरे प्लानिंग के साथ करना होगा। पूरे प्लानिंग के साथ करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट्स हम बता रहे हैं, हमको पता है क्या कंटेंट्स बता रहे हैं, उसके साथ में किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं ये भी हम जानते हैं। दोनों के क्वालिटी को हम जानते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। इसलिए तुम टाइम दो। टाइम कैसे? ब्लाइंडली नहीं, तो वीडियो देखना है ठीक है देख लो, नहीं, समझ कर देखना है। वीडियो देख लिए, नोट्स को रिवीजन करना है, फिर जो नहीं समझ में आया, कुछ भूल गए हैं, कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है, फिर वही वीडियो केवल देखना है, सब वीडियो को नहीं देखना है। मतलब कि दिमाग लगाकर वो चीज करना है, जान लो। अच्छे से पढ़ो, और हम हैं साथ, मिलेंगे भी। इसके लिए बाद में सेमिनार भी होगा, जब भी होगा डेट रहेगा, वेबसाइट में आएगा, प्लेस भी बताया जाएगा, आप लोग आना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सेमिनार। मिलेंगे, बात करेंगे। और एक और भी है जो अलग से चैट रूम्स होगा, जहां पर कि सारा सब्जेक्ट का, गेट का है तो गेट का चैट रूम है, उसमें सीएससी का तुम किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन उसमें डाल सकते हो। बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन रहेंगे। अगर आपस में स्टूडेंट ही ऐसे होंगे कि मान लो कोई और स्टूडेंट है, दोस्त ही समझो उसको भी, मिले नहीं हो लेकिन वो भी दोस्त ही है, कॉमन है, वही सेम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तुमको जो क्वेश्चन नहीं आता हो सकता है उसको आता हो, वो सॉल्यूशन देगा। इससे क्या हुआ? उसका भी रिवीजन हो गया। और अगर उसको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम रिप्लाई कर दिए हो, आंसर दिए हो, तुम्हारा रिवीजन हो गया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे तो क्या होगा? आपस में प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। कुछ कुछ जो बचेगा उसके लिए मैनेजमेंट के लोग रहेंगे, जो कि हमको स्पेशली नोटिफाई करेंगे, जो पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन ऐसा है जो डाउट नहीं क्लियर हो रहा है, वो चीज हम बताएंगे। क्योंकि सब क्वेश्चन बताने से ज्यादा बेटर क्या है कि आपस में डिस्कशन हो सकता है कोई गलत भी बताए। तुम अगर कोई क्वेश्चन पूछे हो, मान लो कोई क्वेश्चन पूछे हो, कोई एक लड़का रिप्लाई दिया, उसका आंसर बताया है, हो सकता है आंसर सही नहीं था एक्यूरेट, लेकिन अपने लिए वो बेस्ट बताया है, वो अपने जानते हुए बेस्ट बताया है, सही ही बताया है। लेकिन हो सकता है कुछ गलती इसमें रहा हो, कोई और भी तो ग्रुप में ज्वाइन है, बहुत सारे लोग हैं ना, कोई और इस गलती को समझ गया कि वो इसमें एक गलती है, वो क्या किया, इसको सही कर दिया इस गलती को, तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, इसका भी रिवीजन हो गया, तुम भी देख लिए, एक ऑप्शन मिला क्या, अच्छा ऐसे भी करेंगे तब भी गलत है,
गलती कितना तरह का हो सकता है वो भी समझ में आ गया। ये क्या है, ये सब जो गलती समझ में आएगा मिलेगा, इससे सिली मिस्टेक्स नहीं होगा एग्जाम में। एग्जाम का बर्बादी करता है कौन? सिली मिस्टेक से। जो क्वेश्चन नहीं आता ना है तुमको सीधा, वो क्वेश्चन अच्छा है। जो क्वेश्चन आता है उसको तुम सही बनाए हो वो भी अच्छा है, जो नहीं आता है सीधा छोड़ दिए हो देखते साथ वो भी सही है। लेकिन जो क्वेश्चन तुम सॉल्व किए हो टाइम देकर और वहां कोई सिली मिस्टेक से हो गया, वो चीज जो गलत हुआ है, ये सबसे डेंजरस है तुम्हारे लिए, जान लो। इसको मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज होगा? प्रैक्टिस करके, थ्योरी को अच्छे से देखकर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। इससे क्या आएगा? एक्यूरेसी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ गया, समझो एग्जाम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा। जो भी चाहते हो, पीएसयू, आईआईटी, आईआईएस, यही रिजर्व रहता है ना जो स्टार्ट करता है गेट का, सब मिलेगा। या फिर जॉब भी चाहते हो अलग से, मान लो कुछ लोग कॉलेज में भी हैं, उनको अच्छा जॉब चाहिए, उनके जॉब के लिए भी जितना चीज थ्योरी बता रहे हैं इससे ही क्वेश्चन आएगा, और सब सब्जेक्ट में ऐसा ही बताया हुआ है, जान लो। इसलिए ढंग से पढ़ो, टाइम दे रहे हो, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई कर रहा है करे जा रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। चलो तो फिर इसके आगे का देखते हैं, एक और टॉपिक। अच्छे से पढ़ो, अच्छा नंबर आएगा, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे फ्रेंड्स खुश रहेंगे, तुम्हारे आसपास के जितने फ्रेंड्स हैं, जो भी सर्कल है, जो भी लोग तुम्हें जानते हैं, तुमसे थोड़ा भी कनेक्टेड हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। और हमको भी अच्छा लगेगा, हम किसी को कुछ बताए और वो आदमी सक्सेस किया तो हम भी खुश होंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। हो सकता है नहीं मिल पाए कभी, या हो सकता है मिले भी कभी, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन अच्छा तो लगेगा। इंफॉर्मेशन तो हम मेरे पास भी कहीं ना कहीं से मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो लेक्चर्स कितना बार देखा जा रहा है ये तो हमको ही पता चलेगा ना। तो नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा अगर देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मतलब कंटेंट्स क्वालिटी है, और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम अच्छा गया तो वहाँ से ही 4 लोग और जाने कि नहीं यहाँ से पढ़ा तो इसका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो हम भी यहाँ से पढ़ते हैं। लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन सक्सेसफुल होता है, आराम से स्लोली चलेगा। चलो तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक ना।